हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग सबसे लास्ट केस देखेंगे कोलैप्स लोड को फाइंड करने का, जो कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर होगा, जिसमें जो हमारा यूडीएल होगा वो पूरे लेंथ पे एक्ट कर रहा होगा। तो उस केस में कोलैप्स लोड कितना होगा और कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर के बारे में देखेंगे। मैंने यहाँ पे प्रॉपिंग कर दिया ट्री एंड पे, ये हो गया प्रॉप्ड। उसके बाद मैंने यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, अप्लाई कर दिया डब्ल्यू इंटेंसिटी का, ठीक है, पूरे लेंथ पे, मतलब एल लेंथ होगा तो इस पूरे लेंथ पे जो है यूडीएल अप्लाई कर दिया। अब सबसे पहली बात सवाल ये पैदा होता है कि हमको कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ हिंजेस देखने पड़ते हैं, मतलब हिंज देखने पड़ते हैं, हिंज कहाँ कहाँ बनेंगे, कितने हिंज बनेंगे। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर का जो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी का केस है वो पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें जो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी निकल के आती है वो 1 निकल के आती है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी कैसे निकल के आती है, अब रिएक्शंस को देखिएगा। यहाँ पे 1 रिएक्शन है, यहाँ पे एक मोमेंट रिएक्शन है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को तो मैंने एच इक्वल टू 0 कर दिया था समेशन x इक्वल टू 0 के हेल्प से, किस समेशन x इक्वल टू 0 की मदद से ये एच जो रिएक्शन था वो 0 हो गया था। तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरा इसमें खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया इसको फाइंड आउट करने में। तो मेरा एक रिएक्शन भी चला गया और एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन भी चला गया। वैसे कितने रिएक्शन, एक रिएक्शन और 2 रिएक्शन, तो 2 रिएक्शन बचे और यहाँ पे एक रिएक्शन प्रॉप्ड कैंटिलीवर के पास, तो 3 रिएक्शन बचे। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 थे पहले, लेकिन अब एक यहाँ पे क्योंकि ये यूज कर चुका है इसको फाइंड आउट करने के लिए, तो 2 ही बचे हैं। तो 3 - 2 जो कि 1, तो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी जो है वो 1 निकल के आती है। तो जब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 1 निकल के आ गई तो नंबर ऑफ हिंज जिसपे ये प्लास्टिक मैकेनिज्म में एंटर करेगा और इससे कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करेंगे वो निकल के आ जाएगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी प्लस 1 एक्स्ट्रा, एक मतलब एक एक्स्ट्रा हिंज बनाना पड़ता है। अब एक हिंज बना देंगे तो ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट हो जाएगा। अभी इनडिटरमिनेट है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी 1 आ गई, इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेट है। अब उसमें 1 हिंज अगर इसके अंदर बना देंगे तो ये स्ट्रक्चर डिटरमिनेट हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हिंज बना देंगे तो ये स्ट्रक्चर मैकेनिज्म में एंटर कर जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके कोलैप्स लोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कहिएगा मतलब ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, तो मतलब टोटल 2 हिंज बनाने पड़ेंगे। ये तो हम लोग पहले भी करते थे, तो नंबर ऑफ हिंज पता चल गया। उसके बाद सीधा हम लोग लोकेशन ऑफ हिंज के बारे में देखेंगे कि लोकेशन, ये दो हिंज बनेंगे, ये कहाँ बनेंगे। अब ये 2 हिंज को देखने के लिए इसके बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल को देखना पड़ेगा। अब ये बेंडिंग मोमेंट जो प्रोफाइल को देखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट के लिए हमको पता है कि ये स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेट है। इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के जो रिएक्शंस होते हैं उसको फाइंड आउट हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन की मदद से नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके उसके रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर का केस है, वो आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में या स्ट्रक्चर एनालिसिस में इसके रिएक्शन को ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। जब इसके रिएक्शंस को आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे तो ये जब निकल के आया होगा ये 3WL/8 निकल के आया होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ क्योंकि वो उसकी एक अलग ही कहानी है कि इसमें कंपैटिबिलिटी कंडीशन को यूज करके कैसे इसके रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये रिएक्शन जब 3WL/8 निकल के आ गया तो ये रिएक्शन ऑब्वियस है 5WL/8 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद जब इसके बेंडिंग मोमेंट को बनाइएगा, बीएमडी प्रोफाइल को बनाइएगा, तो इसका बीएमडी प्रोफाइल कहीं एक अलग कहानी है, क्योंकि इसका बीएमडी जो प्रोफाइल होगा ना, क्योंकि जब पॉइंट लोड का केस था प्रॉप्ड कैंटिलीवर के केस में हमको पता था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ आता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो पॉइंट लोड के नीचे ही आता है। तो वहाँ पे मैक्सिमम मोमेंट का लोकेशन पता था कि मैक्सिमम मोमेंट कहाँ होगा, जहाँ पॉइंट लोड होगा वहाँ होगा। और हमको दूसरी बात ये भी पता थी कि वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, वो पॉजिटिव वाला। तो इसका हमको पता है हल्का फुल्का कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट प्रोफाइल आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सपोर्ट के पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे हॉक करेगा, और यहाँ पे बीच में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा तो ये सैग करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट अब कितना आएगा और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा और कहाँ पे आएगा, ये लोकेशन भी निकालना पड़ेगा कि ये बेंडिंग मोमेंट जो लोकेशन होगा ये मैक्सिमम का, ये BMU जो मैक्स है, BM मैक्स, ये कितने डिस्टेंस पे होगा ये भी निकालना है, और कितना मैग्नीट्यूड होगा ये निकालना है, इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा ये भी निकालना है। तो इसका एक अलग कहानी है, चलिए इसी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो ये बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा आएगा, अब ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग अब एक एक करके सब चीज को निकालते हैं जो हम लोग को निकालना था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले से यहाँ पे ये रिएक्शन को हटा देते हैं क्योंकि इस रिएक्शन से हमको मतलब ही नहीं है, ये रिएक्शन कहीं यूज नहीं आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना था कि हमको फाइंड आउट करना था कि ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा इस केस में कहाँ पे मैक्सिमम होगा। जब कहाँ पे मैक्सिमम पता चल जाएगा, जब डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितने पे मैक्सिमम होगा, तो इस रिएक्शन की मदद से हम लोग अपने आप निकाल सकते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो कितना मैक्सिमम होगा, ठीक है। वो निकल जाएगा तो हम लोग एंड पे भी बेंडिंग मोमेंट को निकाल सकते हैं। तो एंड पे तो बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा क्योंकि रिएक्शन पता है, लोडिंग तो है ही हमारे पास। तो एक काम करते हैं,
आप एक काम कीजिए, आप पे सेक्शन लीजिए, कोई भी सेक्शन, एक रैंडम, हमको पता करना पड़ेगा ना कितने डिस्टेंस पे वो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो मैंने इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन को x बोल दिए। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक x सेक्शन ड्रॉ कर दिया। क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि इस x सेक्शन पे हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। हमको पता लगाना है कि ये x सेक्शन कहाँ पे होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, और प्लस हमको बाद में फिर जब ये लोकेशन पता चल जाएगा उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड ही पता करना है। मतलब वो बेंडिंग मोमेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ही पता करना है। तो हमको पता क्या करना है, हमको कंडीशन ये बनाना है कि ये जो बेंडिंग मोमेंट आए वो मैक्सिमम आए ये एक सेक्शन पे, पहली बात। तो बेंडिंग मोमेंट को मैक्सिमम होने के लिए शियर फोर्स को इस सेक्शन पे 0 होना पड़ेगा। अब शियर फोर्स जब 0 होगा, क्योंकि जब मैक्सिमम, जब डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते थे dm/ds = v, तो शियर फोर्स 0 होगा तभी जाके बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो शियर फोर्स इस सेक्शन पे 0 कराने के लिए हमको या तो राइट साइड से चलना पड़ेगा या फिर लेफ्ट साइड से चलना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से दुनिया भर के रिएक्शंस इन्वॉल्व है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से चलेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड से एक रिएक्शन इन्वॉल्व है, उसके बाद लोडिंग आएगा। बस इसमें एक रिएक्शन भी आएगा, ये मोमेंट आएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट करेंगे तो हम लोग इस साइड से चलेंगे। और जो चलने का रिएक्शन, अब हमको पता है कि एक सेक्शन में हमको शियर फोर्स को फाइंड आउट करना है। शियर फोर्स करने का मतलब वर्टिकल सारे फोर्सेस को इस सेक्शन पे फाइंड आउट करना है, उतना ही अपोजिट शियर फोर्स यहाँ पे आएगा। मतलब इस मटेरियल के अंदर वो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर पाएगा। शियर फोर्स क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स है। जो मटेरियल जो है वो जो बीम है, ये वर्टिकल लोडिंग अपने अगेंस्ट जो आता है, वर्टिकल लोडिंग उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप कर पाता है उसी को बोलते हैं शियर फोर्स। तो हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके इस साइड में है कितने फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। तो हमको वर्टिकल फोर्सेस तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन उसको साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा। शियर फोर्स को साइन कन्वेंशन आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन एक डिफाइंड साइन कन्वेंशन जो है वो ये तरीका है, आप इस तरीके से ले सकते हैं। साइन कन्वेंशन को याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा। ये साइन कन्वेंशन है, इसको मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से सेपरेट कर दिया। ये क्या बोलता है? ये डॉट डॉट लाइन ये बताता है कि डॉट डॉट लाइन मतलब कि आप अगर मतलब किसी सेक्शन के राइट साइड से चलिएगा तो इन दोनों साइन कन्वेंशन को देखना है, सेक्शन के लेफ्ट साइड से चलिएगा तो इन दोनों साइन कन्वेंशन को देखना है। अब साइन कन्वेंशन को देखना कैसे है ये देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं। इस सेक्शन के राइट साइड से हम लोग चल रहे हैं शियर फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस सेक्शन पे, ठीक है। इस सेक्शन पे शियर फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सेक्शन के राइट साइड से चल रहे हैं। तो हम लोग राइट साइड से चल रहे हैं तो राइट साइड से देखेंगे तो ये हम इन दोनों को देखेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये देखिए, ये शियर फोर्स का साइन है और ये बेंडिंग मोमेंट का साइन है। तो ये शियर फोर्स का साइन है, ये बेंडिंग मोमेंट का साइन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? शियर फोर्स। शियर फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जब इस सेक्शन से इधर से चलें तो नीचे वाले सारे फोर्स को पॉजिटिव लेना है। ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, ये जो ये है, ये है, ये है, ये है, सब पॉजिटिव वाले हैं। तो हम लोग सेक्शन के राइट साइड से चल रहे हैं, तो सेक्शन के राइट साइड से ये देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, और इन दोनों में से हमको क्या फाइंड आउट करना है? शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो शियर फोर्स मतलब इसको फाइंड आउट करना है। तो जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे। तो नीचे वाले फोर्सेस को पॉजिटिव लेना, ये भी पता चल गया हमको। इसका मतलब ये ऊपर का फोर्स है तो इसको नेगेटिव ले लीजिए, 3WL/8, और उसके बाद पॉजिटिव में आ जाएगा ये जो इसका यूडीएल जो लोड एक्ट करेगा। यहाँ पे यूडीएल कितना लोड लगाएगा? W × x के बराबर लोड लगाएगा। तो W × x के बराबर लोड लगाएगा, इसको 0 के बराबर कर दिया, शियर फोर्स को 0 कर दिया हम लोग। तो यहाँ से जब W निकालिएगा, सॉरी x निकालिएगा, डिस्टेंस लोकेशन निकालना है, वैसा लोकेशन जहाँ पे शियर फोर्स 0 आएगा। अब वहाँ पे शियर फोर्स 0 आएगा तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग को ये W कट जाएगा, और जब x निकालिएगा तो ये x आ जाएगा 3L/8, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमको डिस्टेंस पता चल गया, जिस डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 होगा। अब वो डिस्टेंस पता चल गया तो वो डिस्टेंस पे शियर फोर्स 0 होगा, इसका मतलब वो डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। तो चलिए हम लोग बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? अब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि शियर फोर्स यहाँ पे निकल के आ गया, कि यहाँ पे शियर फोर्स वो x डिस्टेंस निकल के आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं x = 3L/8। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो x है मैंने प्रॉप्ड कैंटिलीवर साइड से, जहाँ पे सॉरी प्रॉप्ड सपोर्ट साइड से नापा है, प्रॉप्ड साइड से नापा है। तो इस फिक्स साइड से मत देख लीजिएगा इसको, जो x डिस्टेंस है ये प्रॉप्ड साइड से है, तो इसको प्रॉप्ड साइड से जो डिस्टेंस निकल के आया 3W/8 निकल के आ गया। अब यहाँ इस डिस्टेंस पे जो हमारा शियर फोर्स होगा वो 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो होगा वो कितना होगा। वो पॉजिटिव वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव वाला अलग होगा। तो नेगेटिव वाले को छोड़िए, पॉजिटिव वाले को पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला मैक्सिमम होगा वो कितना निकल के आएगा, कैसे निकालेंगे? अब हमको x सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करने के लिए वही काम करेंगे, सेक्शन ऑलरेडी ड्रॉन है। इस सेक्शन से आप राइट साइड से चल रहे हैं, इस सेक्शन के राइट साइड से चल रहे हैं, तो राइट साइड का साइन कन्वेंशन देखेंगे, यही राइट साइड का साइन कन्वेंशन। बेंडिंग मोमेंट का ये है, ये बेंडिंग मोमेंट का है। तो ये बेंडिंग मोमेंट मतलब ये क्या, ये कौन सा साइन है? ये एंटी क्लॉक है। तो एंटी क्लॉक को आपको पॉजिटिव लेना है, बोले थे ना सारे पॉजिटिव वाले सिंबल है ये। तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मतलब क्लॉक को अपने आप नेगेटिव ले लेंगे आप। तो एंटी क्लॉक को पॉजिटिव मतलब देखिए, ये 3WL/8 जो है वो कितना मोमेंट कॉज करेगा, कितना बेंडिंग मोमेंट कॉज करेगा इस पे। इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा सेक्शन एक्स पे, वो
ये इस पॉइंट, ये जो मोमेंट है, ये जो रिएक्शन है, वो इस पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कॉज करेगा। इसका मतलब हमको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट दिखाइए, पॉजिटिव कितने आएंगे पॉजिटिव? तो ये पॉजिटिव 3WL/8 और साथ में डिस्टेंस इनटू x, इतने के बराबर ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे इस लोड की वजह से आएगा। अब आता है यूडीएल। यूडीएल की वजह से कितना बेंडिंग मोमेंट इस सेक्शन एक्स पे आएगा? यूडीएल जो एक्ट कर रहा है वो नीचे की साइड में एक्ट कर रहा है, इसका सेंटर पे एक्ट करेगा, x/2 पे एक्ट करेगा। ऐसी बात है, ऑब्वियस है। जहां भी यूडीएल एक्ट करता है, यूडीएल को हम लोग मतलब एज्यूम करते हैं कि वो अपने सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ में। तो सेंट्रॉइड पे एक्ट कराता है तो सेंट्रॉइड इसका एक्स का x/2 आता है, x/2 पे आएगा। तो ये W जो होगा वो x/2 पे एक्ट करेगा नीचे की साइड में। अब ये नीचे की साइड से जो मोमेंट आया इस पॉइंट पे x सेक्शन पे, इसके वजह से जो मोमेंट आ रहा है, ऐसे इसको ड्रॉ करके देख लीजिएगा, ऐसे क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। तो इस लोड के वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। तो जब निगेटिव लीजिएगा, निगेटिव साइन यहाँ पे दिखा दीजिए और लोड दिखाइए, लोड कितना है? तो लोड कितना है? W इंटू एक्स के बराबर लोड है। ये लोड हो गया। इतना लोड कहां पे एक्ट कर रहा है? तो इस सेक्शन से x/2 पे एक्ट कर रहा है, तो x/2 भी मैंने दिखा दिया। अब इसको यहां से बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ पे x पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 3L/8। तो यहाँ पे 3WL/8 तो पहले से था, ऊपर से 3L/8 इसमें हाँ पुट कर दीजिए। उसी तरह W इंटू 3L/8 यहाँ और इंटू 3L/8 यहाँ करके बाई 2 कर दीजिए। तो जब यहाँ इसको फाइंड आउट कीजिएगा तो ये जो निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा 9WL/128 निकल के आएगा। ये हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा, मतलब पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है ये, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है जो हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये याद रखिएगा इस चीज को। बेंडिंग मोमेंट जब ड्रॉ करेंगे तो इसको दिखाएंगे कि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो आया इस लोकेशन पे, जो कि यहाँ इस लोकेशन पे आया, वो इतना निकल के आएगा। समझ में आया? अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट के पास कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा, क्योंकि दो ही बेंडिंग मोमेंट हमको इंपॉर्टेंट था, एक वो दिख रहा था, एक वो दिख रहा था। तो हम लोग सपोर्ट के पास जो बेंडिंग मोमेंट है वहां को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो आसान है फाइंड आउट करना। चलिए, तो अब बेंडिंग मोमेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो सपोर्ट के पास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सपोर्ट के पास जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा वो, चलिए वही काम करते हैं। सपोर्ट मतलब यहाँ पे एक सेक्शन होगा हमारा, इस सेक्शन से हम लोग राइट साइड से चल रहे हैं, इस सेक्शन के हम लोग राइट साइड से चल रहे हैं। तो राइट साइड से चलेंगे तो देखिए इस तरीके से दिखा रहे हैं हम लोग। आपको बेंडिंग मोमेंट एकदम जेन्युइन तरीके से बता चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका साइन, हॉगिंग साइन कैसे कैसे फाइंड आउट करना है वो भी बता चुके हैं। लेकिन हम इस एक साइन कन्वेंशन से बता रहे हैं कि कैसे बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा ये बताइए कितना बेंडिंग मोमेंट कॉज करेगा यहाँ पे इस 3WL/8 की वजह से, कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा? क्योंकि ये इस पॉइंट के अबाउट, अगर इस फोर्स को रोटेट कीजिएगा ऐसे ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे, तो ये एंटी क्लॉक आ रहा है। एंटी क्लॉक मतलब पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव कितना? पॉजिटिव तो 3WL/8 फोर्स हो गया इंटू डिस्टेंस, तो वो मोमेंट दे देगा। तो 3WL/8 इंटू L के बराबर मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आएगा इस फोर्स की वजह से, इस लोड के, इस रिएक्शन की वजह से। अब लोडिंग की वजह से देखते हैं कितना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आता है। उसकी वजह से लोडिंग हमारा पता है कि टोटल W है, वो अपने सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा होगा। अब तो अब की बार जो इसका सेंट्रॉइड आएगा वो सपोर्ट से, मतलब ये जो जिस सेक्शन पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं वहां से x/2, मतलब कहने का पूरा डिस्टेंस अगर L है तो वो L/2 पे आएगा, जो कि निगेटिव है क्योंकि नीचे एक्ट कर रहा है। ये नीचे एक्ट करेगा तो आप इसको घुमा के देख लीजिए, नीचे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के बाद घुमाइए इसको, तो ये क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका मतलब क्लॉकवाइज मतलब एक तो लेफ्ट से चल रहा है, मतलब एक तो राइट से चल रहे हैं, राइट से चलने के बाद भी वो क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है। तो राइट से चल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, कितना होगा? तो वो होगा, पहले लोड दिखा दीजिए। लोड होगा जो W इंटू L होगा, सिंपल। तो W इंटू L के बाद टोटल लोड होगा, वो कितने पे एक्ट कर रहा होगा? तो L/2 पे एक्ट कर रहा होगा। तो इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, 3WL/8 माइनस WL/2। 8 कॉमन ले लिए, उसके बाद 3WL² माइनस 4 आ गया ना, माइनस WL²/8। तो माइनस WL²/8 ये बेंडिंग मोमेंट आ गया कहाँ पे? फिक्स सपोर्ट के पास। तो नेगेटिव आना था, ऑब्वियस था, सपोर्ट पे नेगेटिव होता, सपोर्ट पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता ही, क्योंकि सपोर्ट पे वो बीम हॉक कर रहा होगा। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आ ही गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट जो नेगेटिव होगा इसको भी याद कर लीजिएगा। अब ये भी, अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करते हैं। हम लोग वो बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके, पॉजिटिव का मैक्सिमम निकाल चुके, वो कहाँ पे होगा वो निकाल चुके, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकाल चुके, कितना मैक्सिमम होगा वहां पे जो सपोर्ट के पास होगा वो होगा, वो भी निकाल चुके। अब इन सारे को एक साथ कंक्लूड करते हैं और इसके BMD को ड्रॉ करते हैं, इसका ओवरऑल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिर्फ प्रोफाइल इसका ड्रॉ नहीं करेंगे, अब उसमें उसके मैग्नीट्यूड को भी शो कर सकते हैं हम लोग कि हाँ इतना इतना मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा। तो जब इसके बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ कीजिएगा ऐसे करके तो कुछ ऐसा आएगा, ऑब्वियस है। तो ये बेंडिंग मोमेंट हमारा ऐसा आएगा, ये रहा बेंडिंग मोमेंट हमारा। हमको पता है कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट आया था कितना आया था? WL²/8, और यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम आया था वो आया था 9WL²/128 आया था ना, 128 आया था।
ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे आया था, 3l/8 पे आया था। तो यही सब हमको निकालना था, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये यहाँ हॉक कर रहा होगा बीम, यहाँ सैक कर रहा होगा बीम। तो ठीक है, ऐसे निकालना था। अब हम लोग इस बेंडिंग मोमेंट को कंपेयर करेंगे 9wL/8 को, 9wL² को और 9wL²/128 को, कि कौन सा बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, ताकि ये पता चल पाए कि सबसे पहला हिंज कहाँ बनेगा। तो ठीक है, कंपेयर करते हैं इनको। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उस बेंडिंग मोमेंट को कंपेरिजन कीजिए। ऐसा कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट था, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट था। पॉजिटिव वाला था जो वो 9wL², यहाँ पे दिखाते हैं, काम करते हैं, 9wL²/128 था, और जो नेगेटिव वाला था वो wL²/8 था। चलिए, तो इन दोनों में कंपैरिजन करने के लिए इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे तो ये जब wL²/8 है, इसमें 16 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, तो ये नीचे 128 बन जाएगा। तो 16wL²/128 और 9wL²/128 में साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन बड़ा है, ये मोमेंट बड़ा है, बेंडिंग मोमेंट, इसका मतलब जो पहला हिंज होगा हमारा वो यहीं बनेगा। हमको 2 ही हिंज बनाने थे और 2 लोकेशन है हमारे पास, क्योंकि एक फिक्स हिंज पे बनना ही बनना है। तो फिक्स हिंज पे पहला हिंज बनेगा, दूसरा जो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आ रहा होगा उसके बाद, तो वहां पे मैक्सिमम आ रहा होगा पॉजिटिव वाला, तो वहां बनेगा। तो 2 ही लोकेशन है, पॉसिबिलिटी है, और 2 ही हिंज बनाने हैं। तो हमको पता चल गया है कि एक हिंज यहाँ बनेगा, एक हिंज यहाँ बनेगा। लेकिन देखिए, इस क्वेश्चन का जो मेन डिस्टर्बेंस है वो ये है कि एक काम करते हैं, हमको पता चल गया है कि पहला जो हिंज लोकेशन होगा वो कहाँ होगा, जो हमारा हिंज बनेगा सबसे पहला हिंज वो सपोर्ट के पास बनेगा। सेकेंड हिंज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम जहां होगा वहां बनेगा। तो चलिए, अच्छा एक चीज गौर कीजिए, मैं यहाँ पे जब हम लोग पॉइंट लोड का केस देख रहे थे प्रॉपर्टी कैंटिलीवर के केस में, तो वहां पे इस केस के बारे में थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा जो स्टडी है वो हम लोग कर चुके थे, थोड़ा सा डिस्कशन इस पॉइंट के बारे में कर चुके थे कि पहला हिंज यहाँ बनेगा, सेकंड हिंज यहाँ बनेगा। तो पॉइंट लोड के केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता था वो मैक्सिमम हमेशा पॉइंट लोड के नीचे ही आएगा, आप लोड को कितना ही बढ़ाइए। लेकिन जो यूडीएल का केस है ना, जब यूडीएल के केस में आप पॉइंट लोड को ड्रॉ कीजिएगा, यूडीएल के केस में आप लोड को बढ़ाते जाइएगा, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट देखिए कैसे होता है। लोड को बढ़ाएं तो बेंडिंग मोमेंट अभी यहाँ पे था, बेंडिंग मोमेंट बढ़ गया, हल्का सा बेंडिंग मोमेंट बढ़ा और ये बढ़ के थोड़ा सा ऐसे हुआ, ठीक है। लोड को और बढ़ाएं, बेंडिंग मोमेंट और बढ़ा, ऐसे। लोड को और बढ़ाएं, बेंडिंग मोमेंट और बढ़ा। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, हम इस चीज से क्या समझना चाहते हैं। अब पॉइंट लोड के केस में भी ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट लोड के केस में ये बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, वो चेंज नहीं करता है, वो हमेशा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉइंट लोड के नीचे ही होगा। लेकिन इस केस में, यूरियल के केस में, फ्रीडम है इसके पास चेंज करने की अपनी बेंडिंग मोमेंट को। तो ये बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम यहाँ पे हुआ करता था 3wL/8 पे, जब बेंडिंग मोमेंट बढ़ाइएगा बढ़ते बढ़ते, तो इसका बेंडिंग मोमेंट का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन है वो चेंज कर रहा है। पहले बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम इतने पे आया, फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब हल्का सा लोड बढ़ा देंगे तो वो इतने पे आएगा, और लोड को बढ़ाएंगे तो और ज्यादा इधर बढ़ेगा, और लोड को बढ़ाएंगे तो और ज्यादा बेंडिंग मोमेंट हमारा इधर बढ़ेगा। तो फाइनली ये सेफ्टी होते जा रहा है लेफ्ट साइड में, ये सेफ्टी होते जा रहा है। जब हम अपने लोड को बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो हम लोग को अब देखिए, ये क्यों जरूरी है यहाँ पे, जब आप ध्यान दीजिएगा, जब पहला हिंज तो बनाइएगा, पहला हिंज तो आपका डैम श्योर है कि वो सपोर्ट के पास बनेगा, पहला हिंज बना दिया। लेकिन जब आप सेकंड हिंज बनाइएगा तो आप एक काम कीजिए, सेकंड हिंज जब बनाइएगा तो आप सीधा आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि सेकंड हिंज तो भाई पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जहां है वहां बनेगा। तो जो हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है वो 3wL/8 पे है, 3l/8 पे है। तो दूसरा जो हिंज है वो 3l/8 पे बना देंगे। तो ये आप गलती कर देंगे, जो दूसरा हिंज होगा 3l/8 पे बना के, इसका मैकेनिज्म बना के, और आप इसके कोलेस्ट्रॉल को फाइंड आउट कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे करना ही नहीं है। हमको पता है कि इस लोडिंग को बढ़ाने की वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज कर ही रहा है, साथ साथ उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन भी चेंज कर रहा है। तो जब उसके बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होने का लोकेशन चेंज कर रहा है, तो जो हिंज यहाँ बनना चाहिए था, हिंज कहाँ बनता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाले लोकेशन पे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो 3l/8 पे हुआ करता था वो लेफ्ट के साइड शिफ्ट होता जा रहा है ना, तो वो लेफ्ट के साइड शिफ्ट होता जा रहा है। तो हमारा जो हिंज बनेगा वो यहाँ क्यों बनेगा 3l/8 पे, सॉरी 3l/8 पे। वो तो जहां फाइनली जब कोलैप्स लोड के बराबर ये लोड पहुंच जाएगा, तो फाइनल जो हमारा बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन होगा, फाइनल जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन होगा, वहां हिंज बनेगा ना, जो कि इससे लेफ्ट साइड निकल के आएगा। अब उसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाले लोकेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये हमारा एम है पहला।
तो चलिए इस जो ये जो डिस्कशन है यहाँ पे ये समझ में आया कि जो हमारा पहला हिंज बनेगा वो WL²/8 पे बनेगा, मतलब सॉरी फिक्स एंड के पास बनेगा, फिक्स एंड पे बनेगा, जहां पे जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो WL²/8 आ रहा है। और सेकंड हिंज जो बनेगा वो ध्यान दीजिएगा उसका मैग्नीट्यूड उसी तरीके से होगा। जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा ना BMU, जो पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव का जो मैक्सिमम होगा वो अभी भी WL²/128 ही होगा, ये मैग्नीट्यूड वही होगा। अब आप लोड को बढ़ाते जा रहे हैं तो ऐसी बात है इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, W बढ़ेगा तो ये बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए मैग्नीट्यूड भी बढ़ा रहे हैं लेकिन साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट भी करता जा रहा है। तो जो हमारा सेकंड हिंज होगा वो ऑब्वियस है कि 3L/8 पे नहीं बनेगा, वो 3L/8 से कुछ लेफ्ट पोजीशन में बनेगा। वो कहां बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का मेन जो सस्पेंस था वो यही था कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट का लोकेशन होगा मैक्सिमम का वो चेंज कर रहा होगा। ये आपको पहला केस दिख रहा होगा जिसमें चेंज कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिबर्टी है वो, क्योंकि यूडीएल लग रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसी पॉइंट पे ही मैक्सिमम आएगा। वो आप जब बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कीजिएगा उससे पता चलेगा आपको लोकेशन। चलिए तो अब उसको पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, तो एक काम करते हैं, पहले कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एज यहाँ पे कंक्लूजन लिखते हैं, एज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज मोर देन पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट से नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, इसलिए देयरफॉर द फर्स्ट हिंज will form at fixed support only, fixed support. And when we further increase the load, जब हम लोग लोड को आगे और बढ़ाएंगे to form the second hinge, it will not form at 3L/8 from propped end। तो हमको पता है कि जो सेकेंड हिंज होगा वो प्रॉप्ड इंड से 3L/8 पे नहीं बनेगा, इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, वो हल्का सा लेफ्ट शिफ्ट करेगा। कितना लेफ्ट शिफ्ट करेगा, फाइनल लोकेशन क्या होगा, चलिए अब उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसके आगे फर्दर कोलैप्स लोड के कैलकुलेशन में जाएंगे। चलिए इस चीज को नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, हमको तो ये पता चल गया कि भाई चलिए ये जो हिंज है, पहला हिंज यहाँ बनेगा जहां MP आ जाएगा, और दूसरा हिंज कहीं यहां बनेगा जो कि 3L/8 पे नहीं बनेगा। लेकिन हमको पता है कि चलिए हिंज फिर बना दिए हम लोग। अब हिंज बनाने के बाद इसका FBD बनाते हैं। इसके FBD से जो है ये डिस्टेंस, अब की बार इस डिस्टेंस जो है ये x होगा, ये x 3L/8 के बराबर नहीं होगा। हमको ये x फाइंड करना है कि वो x कितना होगा जहां पे हिंज बनेगा प्रॉप्ड कैंटिलीवर एंड से, ठीक है, तो प्रॉप्ड साइड से। तो ये जो निकल के आ जाएगा वो L-x निकल के आ जाएगा, ऑब्वियस है ये डिस्टेंस। उसके बाद ये W है तो W का इंटेंसिटी हर जगह सेम रहेगा। अब हम लोग इसके FBD को ड्रॉ करते हैं। इसका FBD जब ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे MP जनरेट हो चुका होगा जो कि सैगिंग मोमेंट है, हॉगिंग मोमेंट है, तो ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऐसे दिखा दिया मैंने। तो यहाँ पे इसका FBD कुछ ऐसे आएगा, पॉइंट को भी दिखा देते हैं, पॉइंट का मार्किंग करेंगे इससे क्लियर होगा। A, ये B, ये C बोल देते हैं इसको। जब इसका FBD बनाएंगे तो यहाँ पे UDL आ रहा होगा, और इसको जब बनाएंगे तो ये पार्ट यहाँ दिखेगा, ठीक है, यहाँ भी UDL आ रहा होगा। चलिए तो UDL को बना दिए, फिर MP को दिखा दिए, यहाँ W दिखा दिए, यहाँ W दिखा दिए, और यहाँ भी मैंने हिंज क्योंकि बना दिया है तो यहाँ भी MP आ चुका होगा, ऑब्वियस है। अब यहाँ पे भी MP आ चुका होगा, MP आ चुका होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे वाले MP का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे तो MP का डायरेक्शन साफ साफ समझ आ रहा है कि वो जो पहला मोमेंट लग रहा होगा बेंडिंग मोमेंट, उसके डायरेक्शन में MP होगा। चाहे और अदर तरीका से निकाल सकते हैं। एक काम कीजिए, इस बीम को मैकेनिज्म करवा दिए, क्योंकि हिंज तो दो आप बना चुके हैं ना। जैसे ही दो हिंज बना तो वो मैकेनिज्म चला जाएगा, तो मैकेनिज्म में चला गया। लो भाई अब मैकेनिज्म में चला गया, अब बताओ डायरेक्शन इसका। हम इसका MP का डायरेक्शन फाइंड आउट करना आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जब थीटा का डायरेक्शन इस साइड में है और यहाँ पे थीटा का डायरेक्शन इस साइड में है,
तो यहाँ पे थीटा का डायरेक्शन इस साइड में है, तो जो एमपी आएगा वहां पे इस साइड में आएगा, इसके अपोजिट, थीटा के अपोजिट एमपी आएगा, इसको ऑलरेडी बता चुके हैं हम। तो थीटा के अपोजिट एमपी आ गया, तो देखिए एमपी आ गया उस साइड में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे एमपी कितना आएगा, यहाँ पे निकालने के लिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इन दोनों मेंबर को अलग अलग देख रहे हैं, तो ये जो हिंज बना है यहाँ पे, ये जो हिंज बना है इसमें थीटा कैसे देखने को मिल रहा है, इसमें थीटा दिखाइए। यहाँ पे जब इसको ड्रॉ कीजिएगा तो ये मेंबर ऐसे स्ट्रेट होता, जब ये लोड नहीं लग रहा होता, ये कोलैप्स नहीं कर रहा होता। लेकिन अब क्योंकि लोड, ये बीम कोलैप्स कर गया है, तो ये मेंबर स्ट्रेट नहीं रह जाएगा, ये कुछ बीम हो गया, टिल्ट किया यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ तक भी डिफ्लेक्शन देखने को मिला इसको, तो ये थीटा का डायरेक्शन ऐसे आएगा। अब थीटा का डायरेक्शन ऐसे आ गया तो एमपी ऐसे आएगा, उसी तरह इसमें एमपी ऐसे आएगा, क्योंकि थीटा इसमें ऐसे मिलेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन देखिए एमपी के साथ साथ दिख रहा है। अब यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए। ये डायरेक्शन दिखाने का एक एडवांटेज है, ये डायरेक्शन दिखाने का क्या एडवांटेज है, देखिए। चलिए यहाँ पे एमपी बन चुका है। अब सवाल ये पैदा होता कि क्योंकि मैंने इसका एफबीडी बनाया है, तो एक फोर्स मिसिंग है। जब एफबीडी को, यहाँ पे बीम को अलग अलग कर दिया है, तो शियर फोर्स भी तो आएगा ना, इंटरनल फोर्सेज अलग अलग। जैसे कि एमपी आ रहा है बेंडिंग मोमेंट, तो शियर फोर्स भी आएगा। लेकिन शियर फोर्स को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, उसको नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? हमारा कैलकुलेशन को बढ़ाएगा वो, और ऊपर से शियर फोर्स आ भी नहीं रहा है। जब वो आएगा तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एमपी आया, ये एमपी भले लोकेशन चेंज किया, लेकिन है तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम ही ना। क्योंकि यहाँ पे इस सी पॉइंट पे जहां हिंज बन चुका है, वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लोकेशन होने की वजह से यहाँ पे जो शियर फोर्स होगा वो जीरो होगा, या साइन चेंज कर रहा होगा। अब शियर फोर्स साइन चेंज कर रहा होगा, शियर फोर्स जीरो हो चुका होगा। अब शियर फोर्स जीरो हो रहा होगा, जैसी बात है, तो शियर फोर्स दिखाने को कोई मतलब बनता नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में। तो दो शियर फोर्स दिखाएंगे, उससे अच्छा ये फालतू के कैलकुलेशन में बढ़ाएगा। जीरो आना ही है इसको, तो जीरो ही होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए पॉजिटिव शियर फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। शियर फोर्स को नहीं दिखाते हैं, आगे कैलकुलेशन बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो L-x है। अब हमको x डिस्टेंस निकालना है, तो किसी एक का एफबीडी ले लीजिए, किसी यहाँ पे एफबीडी लिख दीजिए, ये एफबीडी है। किसी एक एफबीडी को लेके मोमेंट बैलेंस कर दीजिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लेता हूँ ए पॉइंट को, तो ये पॉइंट है समेशन, ये ए पॉइंट पे जो मोमेंट होगा हमारा, ये ए पॉइंट तो इक्विलिब्रियम में ही होगा ना। तो जो ए पॉइंट पे सारे मोमेंट्स का समेशन होगा वो जीरो आना ही चाहिए, किसी भी के लिए इक्विलिब्रियम में ही होगा हमारा मोमेंट। हमारा जो बीम है वो कोलैप्स के बाद भी इक्विलिब्रियम में होता है, कोलैप्स के पहले भी इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो एप्लीकेबल होता है हमेशा। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो ए पॉइंट पे जो समेशन ऑफ मोमेंट्स आएगा सारा निकल के इस एफबीडी का, वो जीरो निकल के आएगा। तो इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, जो कि कितना निकल के आएगा समेशन ऑफ मोमेंट। यहाँ पे ए पर मोमेंट कितना निकल के आएगा, अगर इस एमपी को पॉजिटिव लेते हैं, इस एमपी को इस डायरेक्शन में, तो ये एमपी पॉजिटिव ले लीजिए, ये एमपी आएगा। दूसरा एक ये एमपी आएगा जो कि इसी के डायरेक्शन में है, देखिए ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, तो ये भी इसको भी पॉजिटिव लिख लीजिए। तो इसको और इसको पॉजिटिव लिए हैं, तो ये डब्ल्यू ये निगेटिव आ रहा होगा, तो ये कितना मोमेंट लगा रहा होगा, डब्ल्यू इंटू L-x निकाल रहा होगा। ये डब्ल्यू इंटू L/x लोडिंग हो गया, और ये ए से कितना डिस्टेंस पे है, तो L-x/2 डिस्टेंस पे है। इसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा, तो ये mp इक्वल टू आ जाएगा W इंटू L-x का स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन ले लीजिए, mp इक्वल टू W L-x का स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। चलिए दूसरे में पढ़ते हैं। दूसरा जो इक्वेशन लगाइएगा, ये एक एफबीडी इसका ले लीजिए, ये सीबी का, ये मैंने एसी का एफबीडी का से ये कंक्लूजन निकाल लिया। उसके बाद एक सीबी का कंक्लूजन निकाल लीजिए। सीबी से निकालिएगा तो एमबी पे बी पॉइंट पे मोमेंट जीरो कर दीजिए, तो समेशन एमबी इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो जब समेशन एमबी बी पॉइंट में मोमेंट इक्वेट कीजिएगा, तो ये तो एक डायरेक्शन में ये मोमेंट आ रहा है एमपी, तो एमपी को अगर पॉजिटिव ले लिए, तो एमपी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिए, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव मोमेंट कॉज करेगा। तो डब्ल्यू इंटू ये एक्स डिस्टेंस था, तो डब्ल्यू इंटू एक्स बाई 2। तो यहां से जो एमपी आएगा W/2 आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन और एमपी पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से जो आप x निकालते हैं ना, वो एमपी के फॉर्म में आता, तो हमको x तो एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए ना l के फॉर्म में, तो इसलिए इस दोनों को इक्वेट कर दीजिएगा, तो एमपी खत्म हो जाएगा, और जो हमारा x निकल के आएगा वो l के फॉर्म में आएगा। अब कितना निकल के आता है, दोनों को सॉल्व करिएगा, बताइएगा, दोनों को सॉल्व किए दोनों इक्वेशन को, और बताइए कि कितना निकल के आया वो लोकेशन, कि जिस लोकेशन पे जो हमारा सेकंड हिंज बनेगा वो वैसा लोकेशन होगा जहां पे सेकंड हिंज बनेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेकंड हिंज बना दिया है, उसके बाद x दिखाया है, वो x 3l/8 के बराबर ऑब्वियस है, वो नहीं आएगा। तब आप दोनों को सॉल्व कीजिएगा, तो x इक्वल टू हमारा 0.414l आएगा। तो एक काम कीजिए,
क्योंकि ये इतना लेंदी केस था, पहले तो इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना लेंदी था, उसके बाद इसके सेकंड हिंज के लोकेशन को फाइंड आउट करना लेंदी था। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक केस है प्रॉप्ड कैंटिलीवर का यूडीएल के केस में, तो इस केस को याद ही कर लीजिएगा, इस कंडीशन को याद कर लीजिएगा कि एक्स डिस्टेंस पे जो कि 0.414 एल है, उस डिस्टेंस पे हमारा सेकंड हिंज बनेगा। अब एक काम कीजिएगा, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा खुद से एक्सपेरिमेंट करके। एक्सपेरिमेंट ये कीजिएगा कि वैसा हिंज जहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आया था पहले केस में, प्लास्टिक हिंज के केस में नहीं, तो वो आया था 3L/8। इसे कंपेयर कीजिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इसे कंपेयर कीजिएगा। जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ऑब्वियस है, ज्यादा निकल के आएगा। ये 3WL/8 प्रॉप सपोर्ट से इतने पे आएगा, तो ये 414 जो 0.414 L है वो कुछ लेफ्ट साइड में आएगा, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा, प्रॉप साइड से ज्यादा डिस्टेंस पे आएगा। तो कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भाई एक्चुअल वहां पे नहीं आया जहां पे आना चाहिए था इसको 3WL/8 पे, वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होके आया है। तो इस कंडीशन को डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे। अब आप इतना कुछ कर नहीं सकते एग्जाम में 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, तो इस कंक्लूजन को आप डायरेक्टली याद ही कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करते हैं। कोलैप्स लोड को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन निकला था यहाँ पे। 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाइए, तो सेकंड इक्वेशन को वो आसान था, mp = wx² था, वो इक्वेशन शायद यही था, wx² था। यहाँ पे x को पुट कीजिएगा, तो w निकल जाएगा mp के फॉर्म में। तो ये जब कोलैप्स लोड को निकालिएगा तो वो निकल के आएगा 11.6 mp अपॉन में 11.65 mp अपॉन में L² निकल के आएगा, किलो न्यूटन मीटर, जो भी होगा यूनिट, इसका मोमेंट का यूनिट जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब इस केस में, अब देखिए इतना सारा डिस्कशन किए हम लोग, फाइनली आपका कंक्लूजन ये निकला, क्योंकि ये स्टैंडर्ड केस है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर का एक यूडीएल का स्टैंडर्ड केस है, तो इतना आप एग्जाम्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं किसी ऐसे अदर सारे क्वेश्चन में, अच्छे सारे क्वेश्चन में। तो इस क्या बोलते हैं, इस कंक्लूजन को कि इतने डिस्टेंस पे हिंज बनेगा, इसका कोलैप्स लोड इतना आएगा, इसको याद कर सकते हैं, डायरेक्टली याद ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में आपका डायरेक्टली यूज आएगा इस सब चीज का। अब वो ये सब चीज वहां नहीं कर सकते दोबारा आप लोग, चाहे एग्जाम में 1-2 मिनट के अंदर में ये सब कैलकुलेशन, ये मोमेंट प्लास्टिक कोलैप्स का कैलकुलेशन, उसके बाद कितने डिस्टेंस पे मोमेंट प्लास्टिक हिंज बनेगा उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। इस रिजल्ट को डायरेक्टली आप याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा केस था और सबसे लास्ट केस था हमारे स्टैंडर्ड केस में से। उसके बाद अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ अच्छे से क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।